नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, सरकार की चालें एक के बाद एक उल्टी पड़ रही हैं, दांव उसके फेल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार का रवैया नहीं बदल रहा है। वो बार बार किसानों को थकाने, डराने, धमकाने, फंसाने, हर तरह के हथकंडे आजमा रही है। तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो बार बार लेकर हाजिर हो जाती है और ये साबित करने की कोशिश करती है कि किसान आंदोलन गलत रास्ते पर है, गलत लोगों के हाथ में है, गलत एजेंडे के साथ आगे बढ़ रहा है और जो उसने कानून बनाए हैं, 3 कृषि कानून, वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त हैं। 2-4 अमेंडमेंट करने हो तो वो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार अपना रवैया बदल नहीं रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपना रवैया सख्त कर रही है। हो सकता है अंदर खाने वो हिल गई हो, परेशान हो, लेकिन बाहर कम से कम इस तरह से दिखला रही है कि वो बदलने वाली नहीं है। वो अपने अड़ियल रुख पर कायम है और ये एक तरह का संदेश दे रही है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो किसान आंदोलन के मामले में ताकत का इस्तेमाल करेगी। जो भी उसके पास शक्तियां हैं, चाहे वो दमनकारी शक्तियां हों, चाहे कानून से शक्तियां हों, प्रशासन की शक्तियां हों, पुलिस बल और सेना की शक्तियां हों, उन सब का इस्तेमाल करके दबाने की कोशिश करेगी। सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी सारे जो उसने कॉन्स्पिरेसी रची, उनके भंडाफोड़ हो जाने के बावजूद वो ऐसा क्यों कर रही है। आज हम द डेली शो में इसी बात की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटी छोटी गुजारिशें जो मैं रोज करता हूं, फिर से दोहरा देता हूं। एक तो ये कि sathhindi.com का ऐप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिए एक लिंक मौजूद है। हमारी दूसरी गुजारिश ये है कि sathhindi.com चाहता है कि आपको और बेहतर ढंग से खबरें, रिपोर्ट और एनालिसिस दे, लेकिन उसके लिए जाहिर है कि हमें आर्थिक संसाधनों की ज़रूरत है और चूंकि sathhindi.com न तो कारपोरेट से कोई फंड लेता है और न ही सरकार की तरफ मुंह उठाकर देखता है कि वो हमारी मदद करेगा, तो हम इसीलिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप आएँ, हमें आर्थिक सहयोग दें। हमारी जो सदस्यता योजना है उसमें हिस्सा लेकर सदस्य बने और इस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को, अच्छी पत्रकारिता को अपना संबल प्रदान करें। तो इसके लिए भी इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करके कृपया ये सदस्य जरूर बन जाएं। तो ये दोनों काम उम्मीद है कि आप जल्दी ही करेंगे। वापस लौटते हैं द डेली शो में उस मुद्दे पर जिसकी चर्चा कर रहे थे कि क्या कारण है कि सरकार अपनी रवैये से बाज नहीं आ रही है, बार बार वही सब कर रही है, जबकि उसकी पोल पट्टी लगातार खुल रही है। शुरू से वो ये जताने की कोशिश कर रही है कि ये पंजाब भर का आंदोलन है, हरियाणा भर का आंदोलन है, लेकिन अब तो पूरे देश में फैल चुका है। ये उसकी बात झूठ साबित हो चुकी है। वो आंदोलनकारियों को खालिस्तानियों से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, वो भी झूठ साबित हो चुकी है। वो इसे टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ रही थी, नक्सलाइट से जोड़ रही थी, इसके कोई प्रमाण कहीं मौजूद नहीं है। फिर लाल किले वाली जो घटना हुई है उसमें स्पष्ट हो गया है कि उसमें किसानों की कोई भूमिका नहीं थी। 99% किसानों ने शांतिपूर्ण रैली निकाली थी और जो लोग जो दीप सिद्धू के साथ घुसे थे वो सरकार, पुलिस, प्रशासन की मदद से ही वहां पहुंचे थे और उन्होंने हंगामा किया था। तो ये एक प्रायोजित काम था। फिर किसानों पर जो हमला हुआ था वो भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों द्वारा किया गया था। तो हर एक मामले में सरकार की जो पोल पट्टी है खुल गई है और ये साबित हो रहा है कि सरकार तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी कर रही है, आंदोलन को ठप करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए नई नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला रही। जैसे अभी जब रिहाना ने ट्वीट किया और उसके बाद जो पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने ट्वीट किया, तो उन पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए कि वो एक एजेंडे से प्रेरित हैं। अभी जो थनबर्ग के नाम पर एक एफआईआर दर्ज की, उनका नाम तो नहीं उस एफआईआर में, लेकिन जिस टूल किट का हवाला देकर एक एफआईआर दर्ज की है उसमें थनबर्ग ही केंद्र में है, तो उसमें भी उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी ढूंढ ली। तो ये तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आखिरकार गढ़ के, और जबकि ये जानते हुए कि सब समझ रहे हैं, ऐसा क्यों कर रही है सरकार। इसके 2-3 कारण हैं, बहुत स्पष्ट है। एक तो ये है कि सरकार को पता है कि उसका वोट बैंक कैसा है,
उसके जो भक्त हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई और क्या कह रहा है। उनके लिए तो जो मोदी जी जो कह दें, अमित शाह जो कह दें, जो सरकार में बैठे लोग हैं, या बीजेपी का आईटी सेल जो कह दे, या फिर संघ परिवार के जो विभिन्न संगठन हैं, नेता हैं, उनका जो कहा है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी सब असत्य है, झूठ है, माया है। तो वो केवल उनका पूरा ध्यान कुल मिलाकर इसी बात पर है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है, और वही उनके लिए परम सत्य है, ब्रह्म सत्य है। तो वो उसी लाइन पर सोचते हैं, और ये इसका एहसास मोदी जी को है, मोदी सरकार को है कि उनके जो भक्त हैं वो अंधभक्त हैं। उनको सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें किसानों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। उनके दिमाग में जो हिंदू राष्ट्र का नशा भर दिया गया है, अफीम खिला दी गई है, वो अफीम की पिनक में उन्हें और कुछ नहीं दिख रहा, वो कोई और सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं। तो अपने वोट बैंक को की नब्ज को मोदी सरकार और बीजेपी का नेतृत्व और संघ परिवार का नेतृत्व बहुत अच्छे से समझता है, और इसीलिए जो बीजेपी और संघ परिवार की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो 24x7x365 दिन लगी रहती है कि कैसे जो भी नैरेटिव डेवलप हो रहा है किसान आंदोलन के पक्ष में या मोदी सरकार के खिलाफ में, उसको ध्वस्त करने के लिए कौन सी फेक न्यूज लाएं, कौन से फेक आर्ग्यूमेंट लाएं, कौन सी ऐसे नैरेटिव गढ़ दिए जाएं जिससे जो उनके मतदाता हैं उनके दिमाग पर ये चीजें असर न करें। तो ये लगातार एक कोशिश चलती रहती है, और चूंकि जो इनके मतदाता हैं उनमें ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, जिनको पढ़े लिखे भी हैं, मध्य वर्ग का बहुत बड़ा हिस्सा इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने का मतलब समझदार नहीं है, विवेकवान नहीं है, और उनमें सत्य के प्रति कोई उत्साह होगा, सच जानने और उसको मानने के प्रति कोई आग्रह होगा, ऐसा नहीं लगता है। तो चूंकि वो एक बंद दायरे में, एक बंद कुएं के अंदर जो भी उनको उपलब्ध होता है उसी से अपने विचार निर्मित करते हैं, अपनी राय बनाते हैं, इसलिए उनको वो सारी चीजें दी जा रही हैं बीजेपी के आईटी सेल या बीजेपी का जो पूरा प्रोपेगेंडा तंत्र है उसके जरिए। और वो ये शायद यही आत्मविश्वास है मोदी सरकार में कि अगर हम इस आंदोलन को, जैसे पहले जेएनयू को बदनाम किया, जामिया को बदनाम किया, सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनको बदनाम किया, या रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद जिस तरह का पूरा देश भर में दलित छात्रों के पक्ष में आंदोलन खड़ा हुआ था उसको बदनाम किया गया, भीमा कोरेगांव की घटना को बदनाम किया गया। तो एक तरह की कॉन्स्पिरेसी गढ़कर, एक तरह के इस तमाम तरह के आंदोलनों को बदनाम करने के लिए जो 3-4 फार्मूले उनके पास हैं, देशद्रोही का, टुकड़े टुकड़े गैंग का, माओवादी होने का, देश विरोधी होने का, हिंदू विरोधी होने का, ये 5-6 आर्गूमेंट को मिलाकर वो चलते हैं और किसी भी चीज को इस तरह से ब्रांड कर देते हैं, और उनको लगता है कि ये काम कर रहा है। हमने अभी टेस्ट नहीं किया है, बहुत सारे राज्यों में हम देख रहे हैं कि इसका असर हुआ नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी है उस तरह से जीतती हुई नहीं दिखी। केवल राष्ट्रीय स्तर पर वो जीती है, और खासतौर से अगर पुलवामा ना हुआ होता तो शायद वो भी परिणाम दूसरे होते। लेकिन ये जरूर है कि इस कोशिश में यही एक, दरअसल बीजेपी और संघ परिवार के पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। वो अपनी राजनीति इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द और इसी स्ट्रेटजी के तहत करते रहे हैं। उनके पास कोई वैकल्पिक राजनीति नहीं है, कोई स्वस्थ सकारात्मक राजनीति नहीं है, विकास परक राजनीति नहीं है। तो प्रोपेगेंडा, कॉन्स्पिरेसी और दूसरों को बदनाम करके, उनका चरित्र हनन करके, दूसरों की जायज मांगों को हाशिए में ढकेलकर, उन्हें नाजायज बताकर वो अपनी जो राजनीतिक रोटियां हैं वो सेकते रहे हैं। तो ये एक नफरत, हिंसा, घृणा से निकली हुई राजनीति है, और ये बार बार अपने को नए नए मुखौटों में, नए नए आवरण में पेश करती है, लेकिन अंदर का कंटेंट वही रहता है। तो यही इस बार भी हो रहा है। इसीलिए इस सरकार के पास एक तो विकल्प नहीं है कि किसी दूसरे तरह की राजनीति करे, क्योंकि दूसरे तरह की राजनीति करने में उसको ये डर लगता है कि हम
तबाह हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि इसे ये आत्मविश्वास है कि इस तरह की राजनीति से चूंकि अभी तक इसे सफलता मिलती रही है, इसलिए आगे भी यही राजनीति काम करेगी। और चूंकि उनके फॉलोअर जो हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के जो फॉलोअर हैं, उनकी मानसिकता एक तरह की निर्मित कर दी गई है, जिसमें एक तरह का नस्लवाद है, एक तरह का हिंदूवाद है, जिसमें और वो इस सब से बनकर एक अंध राष्ट्रवाद है, जिसके दायरे में वो सोचने समझने और अपनी गतिविधियां चलाने के आदी हो गए हैं। तो इस तरह का जब मानसिकता बन जाती है किसी समुदाय में, तो वो बहुत घातक भी होती है, देश के लिए भी, समाज के लिए भी। लेकिन एक कोई विशेष पार्टी उसका लाभ भी उठाती है, और शायद यही एक राजनीतिक कहना चाहिए कि स्ट्रेटजी है, रणनीति है बीजेपी के नेतृत्व की, मोदी शाह की, जिसको वो बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में हर जगह आजमाते हुए भी दिख रहे हैं। तो किसान आंदोलन के बरक्स अगर देखें तो उन्हें लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और एक लॉन्ग टर्म का जो उनका एजेंडा है वो भी इसी से आगे बढ़ेगा कि जितनी हम लोगों के दिमाग में संदेह भर देंगे इस तरह के आंदोलनों के बारे में, इस तरह की गतिविधियों के बारे में, प्रोटेस्ट प्रदर्शन के बारे में, उतना ही वो दूसरा जो उनका एजेंडा है उतना फलेगा फूलेगा। तो ये एक पूरा एक कहना चाहिए कि ठीक हिटलर ने जर्मनी में, और हिटलर की पार्टी ने, और हिटलर ने जो समूह बनाए थे यहूदियों से निपटने के लिए, या वहाँ जो साम्यवादी समाजवादी थे उनसे निपटने के लिए, ठीक यही रणनीति यहाँ पर हम आजमाते हुए बीजेपी के नेतृत्व संघ परिवार को देख रहे हैं। और इसलिए वो अपने जो तौर तरीके उससे बाज नहीं आ रहे हैं। उनका रिप्रेशन का, दमन का तरीका वही है, और ये आशंका है, हालांकि ये भयानक आशंका है कि आने वाले दिनों में ये बढ़ती जाएगी, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, और जहां बीजेपी शासित राज्य हैं जो भी, वहां पर ये सारी चीजें देखने को बराबर मिल रही। मध्य प्रदेश में भी जो पहले थोड़ा शांत होता था शिवराज सिंह चौहान की इस पारी में, वो चीजें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप बीजेपी की इस रणनीति को, इस राजनीति को अच्छे से समझ रहे होंगे, और इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस वीडियो को आप बड़े पैमाने पर शेयर करें, लाइक करें, ताकि दूर दूर तक ये चीज़ लोगों के दिमाग में पहुंचे और वो सोचना शुरू करें नए सिरे से कि उस तरह के बंधुआ किसी पार्टी के अनुयायी बनने के बजाय स्वतंत्र विचारों से सोचने वाले वो एक नागरिक बने, ताकि देश का हित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।